प्रिय भैयाओं, हमने कक्षा 9th भूगोल का दूसरा अध्याय जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में हमने जाना था। और उन विभिन्न स्वरूपों में से हमने जो पहला भाग था इसका, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये पढ़ लिया था। आज हम इसका दूसरा भाग उत्तरी मैदान और तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार, इन दो भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हिमालय पर्वत है, वहाँ से जो नदियाँ निकलती है, वह नदियाँ अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी और अन्य चीज़ें बहाकर लाती है, जो मैदानी भाग में आकर धीरे धीरे जमा होती रहती है। उन जमा होने वाली चीज़ों से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। ये हिमालय पर्वत, तिब्बत, मानसरोवर झील आदि से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं हमारी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, इनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये मैदान जड़ोल मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जड़ोलों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र पर है। ये मैदान लगभग 2400 किमी लंबा एवं 240 से 320 किमी चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि संपूर्ण अनुकूल परिस्थितियों के कारण, सभी प्रकार की परिस्थितियां अनुकूल है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, मैदान समतल है, उपजाऊ है, और इसके कारण यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है और अन्य संसाधन भी आराम से जुटाए जा सकते हैं। इसलिए ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ एक पॉइंट आता है, आप देखो, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। यानी कि नदी के अंदर बना हुआ द्वीप, जिसका नाम है माजुली। पूरे विश्व का नदी में पाए जाने वाले द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें जनसंख्या निवास करती है, यानी कि लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत बड़ी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। यानी कि जब नदी ऊपर से वेग के साथ मिट्टी और अन्य चीज़ें बहाकर लाती है, वह समतल मैदान में आकर और धीरे धीरे वह मिट्टी जमा होती रहती है। परिणाम स्वरूप नदी की धारा विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। और यही जो मैदान धीरे धीरे बनते रहते हैं, ये उपजाऊ मैदान की श्रेणी में आते हैं। आगे एक पारिभाषिक शब्द आता है, दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब यानी दो नदियों के बीच का भाग, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो अथवा आब अर्थात पानी। दो का मतलब दो और आब का मतलब पानी, तो दो पानी क्षेत्रों से बीच का भाग। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ 5 और आब का अर्थ पानी, यानी कि 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसलिए उसका नाम पंजाब रखा गया है।
उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की बहुत अधिक संख्या, यानी कि 2 नदियों के बीच जो मिट्टी है उसे दोआब कहा जाता है। तो ये इस मैदान में सबसे ज़्यादा है। सिंधु नदी हमारे भारत के छोटे से भाग में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और ये जितने भी हिमालय से नदियाँ निकलती है ये जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि के क्षेत्रों में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर इस नदी में मिल जाती है। अंत में नदी अरब सागर में गिर जाती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। गंगा नदी जो हिमालय के ऊपरी भाग से निकलती है वहाँ से बहती हुई ये पूर्ण रूप से भारत में बहती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है और एक भाग अरब सागर में गिर जाता है। उनके बीच में जो ये डेल्टा बनाती है वह बहुत सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह इसमें मिलती रहती है। ये भारत में सर्वाधिक सिंचित भाग होता है इसका, और ये हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सब में सिंचाई, पेयजल और अन्य कामों में इसका उपयोग किया जाता है। यानी बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना इस पर निर्मित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उसके उच्चावयों से बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में, जो उत्तरी मैदान है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी के चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। यानी कि 8 से 16 किलोमीटर तक जब ये मैदानों से नीचे उतरती है तो वहाँ भाबर का निर्माण करती है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, यानी कि दिखाई नहीं देती। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है और आगे जाकर फिर पुनः दिखाई देना वापस शुरू करती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। नदियों का अगला भाग आया अब तराई। जो दलदली क्षेत्र होता है उसे तराई कहा जाता है। ये अन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात की, यानी दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जडोल का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों में के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जिनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस प्रकार से 4 भाग हो गए ये इसके। तो इनमें जो सबसे उपजाऊ भाग होता है वो होता है खादर, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इन मैदानों के ऊपर छा जाता है और उस पानी के साथ जो निक्षेप के द्वारा बहकर मिट्टी आती है वह यहाँ जमा होती रहती है। जब बाढ़ का पानी समाप्त होता है तो बाकी समय पर इनमें अच्छी खेती बाड़ी की जाती है और ये
सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। इस प्रकार से हिमालय से निकलने से लेकर समुद्र में गिरने तक नदियां 4 भागों का निर्माण करती है, जो अलग अलग रूप में काम में आते हैं। इस अध्याय का तीसरा पार्ट आता है, तीसरा भाग आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अब हम जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ये पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, जिसको आप इस चित्र में देख रहे हो, पत्थरों का पहाड़ है अपने आप में जो होता है। ये पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। उड़े मंगल, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति हम मानचित्र में देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि ये नगर कहाँ बने हुए हैं और किस प्रकार से उपयोगी है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिससे दक्कन ट्रेप के नाम से, यानी कि दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह पिघलता हुआ निकलता है, तो वह धीरे धीरे बहता हुआ लंबे चौड़े क्षेत्र में चला जाता है। जब वह ठंडा होता है तो जम जाता है और फिर वह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और काली होती है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे सेल आग्नेय है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिसमें काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। तो इस प्रकार से ये 2 भाग आज अपन ने अध्ययन किए हैं, जिनको हम मानचित्र में भी आराम से देखकर इनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। जय हिंद।